नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर डी कोतवाली के थानाधिकारी राजेश पाठक को गोली लगने की खबर मिल रही है। इकलेरा गांव में अवैध हथियारों की सूचना मिली थी पुलिस को, और इसी दौरान दबिश देने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। वहीं दबिश देने के दौरान पुलिस निरीक्षक को गोली लगी। थानाधिकारी के साथ एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। फिलहाल पुलिस निरीक्षक और कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डी कोतवाली के थानाधिकारी को गोली लगने की जानकारी सामने आ रही है। थानाधिकारी राजेश पाठक इकलेरा गांव में अवैध हथियारों पर दबिश देने के लिए पहुंचे थे अपनी टीम के साथ। इसी दौरान उन्हें गोली लगी। थानाधिकारी राजेश पाठक के साथ एक कांस्टेबल को भी गोली लगने की खबर है। बहरहाल पुलिस निरीक्षक और कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। डी कोतवाली के थानाधिकारी राजेश पाठक को गोली लगने की खबर है। इकलेरा गांव में अवैध हथियारों की सूचना मिली थी, और इसी पर दबिश देने के लिए राजेश पाठक अपनी टीम के साथ इकलेरा गांव पहुंचे थे। वहीं दबिश देने के दौरान पुलिस निरीक्षक राजेश पाठक को गोली लगी है। डी कोतवाली के एसएचओ गोली लगने से घायल हुए हैं। ये गोली किसने चलाई है, ये अभी तक जानकारी मिलना बाकी है। एक कांस्टेबल को भी यहां पर गोली लगी है। बड़ी जानकारी है, भरतपुर से बड़ी खबर है। पुलिस कार्रवाई करने गई थी और इसी दौरान गोली चली। डी कोतवाली के थानाधिकारी को एक गोली लगी है। वे बाल बाल बच गए हैं। बहरहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। कांस्टेबल को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम महीजाब्ते के डी कोतवाली थानाधिकारी राजेश पाठक पहुंचे थे। ज्यादा जानकारी के साथ दीपक पुरी हमारे संवाददाता भरतपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, कैसे ये गोली लगी, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त आपके पास है? देखिए हेमंत, डी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव इकलेरा में जो है एक घर में हथियार रखे हुए हैं, और उसी सूचना पर जो है डी कोतवाली थाना प्रभारी है राजेश पाठक, वो टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वहां अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रहे थे। और उसी दौरान जिस घर में अवैध हथियार रखे थे, उस घर से जो है आरोपी ने और पुलिस टीम पर जो है फायरिंग कर दी, और उस फायरिंग में जो एसएचओ है राजेश पाठक और एक कांस्टेबल है जीतू नामक, उन दोनों के गोली लगी, जहां से आनंद फानंद में दोनों को डी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से भरतपुर लाया गया, और भरतपुर से उनकी जो है हालात खराब होते हुए, हालात की स्थिति को देखते हुए जो है उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। उधर घटना की सूचना मिलते ही आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा और जिला कलेक्टर आलोक रंजन अस्पताल पहुंचे। दोनों घायलों से पूरी घटना की जानकारी ली और अपराधियों को पकड़ने के लिए शीघ्र एक टीम गठित की। उधर पुलिस अधीक्षक जो है श्याम सिंह, वो गाँव घटना स्थल पहुंचे और वहां पर जो है आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्यूआरटी टीम के साथ दबिश दी, लेकिन जब तक जो आरोपी थे वो फरार हो गए थे। अब पुलिस का कहना है कि जो आरोपी हैं उन्होंने घटना को अंजाम दिया था, उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हेमंत, एक बड़ा सवाल है कि अपराधियों के किस तरह से हौसले बुलंद है कि वो पुलिस टीम पर भी फायरिंग करने से नहीं चूकते, तो ऐसे में आम आदमी की क्या हालत होगी। लेकिन दीपक, क्या यहाँ पर इस दबिश के दौरान पुलिस से भी कहीं न कहीं चूक हुई है कि पूरा जाब्ता मौजूद नहीं था, या फिर पुलिस को भनक नहीं थी कि इस तरह से उन पर फायर हो सकता है? देखिए, भनक तो पुलिस को थी, इस बात में कोई दोहराई नहीं, क्योंकि ये जिस आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था वो पहले भी पुलिस टीम पर कई बार फायरिंग कर चुका है। तो ऐसे में पुलिस की कहीं ना कहीं चूक तो मानी जा सकती है। एक बड़ा जाब्ता वहां लेके जाना चाहिए था और बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाई कि सूचना मिली और सूचना के बाद पुलिस जो है जाब्ते के साथ में वहां पहुंची, लेकिन पुलिस को इतना नहीं था कि आरोपियों द्वारा जो है फायरिंग कर दी जाएगी, उसमें घायल जो है वारदात ऐसी होगी कि एसएचओ और कांस्टेबल को गोली लग जाएगी। अगर उनको इस तरह से पता होता कि आरोपी द्वारा फायरिंग की जाएगी, तो वो लंबे स्तर पर जो है जाब्ता लेकर के वहां जाते और चारों तरफ से घेराबंदी करके और उसके बाद जो है दबिश देते और कार्रवाई को अंजाम देते। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो पुलिस अधीक्षक है उनका कहना है कि जो आरोपी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा और लगातार उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल वो जो सभी आरोपी हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। जी हेमंत। दीपक, डी कोतवाली के जो थानाधिकारी घायल हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के क्या अपडेट मिल पा रही है?
देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के अपडेट यही है कि हम लगातार उच्च अधिकारियों से संपर्क में हैं और लगातार हालचाल जानने की जो है कोशिश है वो हमारी जारी है। और रात को करीबन 12 बजे उनको जो है भरतपुर से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। हालात उनकी नाजुक थी, ठीक थी, लेकिन जो कांस्टेबल थी उनकी थोड़ी हालत गंभीर थी और उसको लेकर ही जो है दोनों को जयपुर के लिए रेफर किया गया था। और जयपुर के एसएमएस अस्पताल में शायद उनका जो इलाज है अब जारी है, लेकिन दोनों की जो हालत है वो खतरे से बाहर है और फिलहाल इलाज जारी है। उच्च अधिकारी भी लगातार उनके संपर्क में और लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले की। दीपक, ये गंभीर मामला है कि पुलिस की टीम वहां पर जाती है, पुलिस की टीम पर फायर होता है और अब पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इन आरोपियों को लेकर के? देखिए, पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि जब ये घटना घटी उसी दौरान पुलिस अधीक्षक क्यूआरटी टीम के साथ गांव में पहुंचे थे जहां घटना स्थल था, तो वहां पर जो है उन्होंने दबिश दी, लेकिन आरोपी वहां नहीं मिले, फरार हो गए। अब पुलिस का ये कहना है कि आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है, नामजद आरोपी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो फरार है। अभी पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि जिस जगह पर ये वारदात हुई हेमंत, वहां से लंबे स्तर पर जो है हथियारों की सप्लाई कही जाने की जो बात है वो सामने आ रही है। और ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि जब इतने लंबे स्तर पर वहां से हथियारों की सप्लाई होती है तो उस अपराधी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी वारदातों को आगे वो अंजाम ना दे सके। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये बड़ी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है, पुलिस की टीम पर फायर किया, हमला किया है। बहरहाल इसके बाद वो फरार हो गए, लेकिन पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है और इस पूरी घटना के दौरान एसएचओ घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनके साथ कांस्टेबल भी घायल हैं, उनका इलाज भी जारी है। इसकी घटना में जो घायल हमारे सीआई डीग हैं राजेश पाठक और कांस्टेबल जितेंद्र जो हैं, इन दोनों को अभी रिफ़र किया है। दोनों की तबीयत अभी ठीक है, यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है, सीटी स्कैन किया गया है, बट फिर भी एहतियातन इनको एसएमएस जयपुर रवाना किया गया। डी क्षेत्र के गांव इकलेरा में अवैध हथियारों की सूचना पर दबिश देने गई पुलिस के द्वारा जो अब अपराधी थे उनके द्वारा हमला किया गया और उसमें जो पुलिस निरीक्षक हैं वो घायल हुए और एक जो कांस्टेबल हैं जीतू नामक वो घायल हुए। अब उनको जो है जयपुर के लिए रेफ़र किया जा रहा है। फिलहाल जो भरतपुर में एक निजी अस्पताल में उनका इलाज किया गया और उसके बाद जो है अब उनको भरतपुर रेफ़र किया जाए। पुलिस के उच्च अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, आईजी प्रसन्न कुमार मिश्रा हैं वो यहाँ पर पहुँचे, जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है इनसे कुशल क्षेम जानी। फिलहाल जो पुलिस अधीक्षक हैं श्याम सिंह बिश्नोई वो घटना स्थल पर गए हैं और घटना स्थल पर जो है आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इनको जो है जयपुर के लिए रेफर किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो है घायल हुए हैं और घायल जो है गोली जो है उनके सर में लगी है और एक जो है पीछे के हिस्से में लगी है और ये जो है तस्वीरें आप सीधी देख सकते हैं कि किस तरह से जो अपराधियों द्वारा जो है हमला किया गया और उसमें जो है दोनों जो है ये घायल हुए हैं। फिलहाल इनको जो है जयपुर के लिए रेफर किया जाए। पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब जो है इनको जो है जयपुर रेफर के लिए किया जा रहा है और जो इनके जो परिजन हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और उनको जो है पूरी घटना बताई गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर से बुलंद है कि जब पुलिस कार्रवाई के लिए जाती है तो पुलिस पर जो है हमला कर दिया जाता है। ऐसी घटनाएं तमाम जो है देखने को मिलती हैं। जो आरोपी बताया जा रहा है सुनहरी, उसके द्वारा पहले भी कई घटनाओं को जो है अंजाम दिया गया और ऐसे में पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इनको जो है जयपुर के लिए रेफर किया जा रहा है और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि पुलिस के जो घायल जो अधिकारी हैं और जो कांस्टेबल हैं उनका जो है सही ढंग से इलाज किया जाएगा और इनको जो है एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर सांप्रदायिक घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। एडीजी इंटेलिजेंस के नेतृत्व में ये 6 सदस्यीय टीम विशेष तौर पर गठित की गई है और ये जांच दल अप्रैल मई में 3 जिलों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की जांच करेगा। करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर शहर में सांप्रदायिक घटनाएं सामने आई और इसके बाद अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। 1 महीने में जांच पूरी कर पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। पुलिस की तरफ से सांप्रदायिक घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। एडीजी इंटेलिजेंस के नेतृत्व में ये 6 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित हुआ है। डीजीपी एमएल लाठर ने इसे लेकर आदेश जारी किए। अप्रैल मई में 3 जिलों में सांप्रदायिक घटनाएं हुई।
करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर शहर में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की जांच ये विशेष टीम करेगी। 1 महीने में जांच पूरी कर पुलिस मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बड़ी जानकारी, सरकार के स्तर पर पुलिस विभाग की तरफ से विशेष टीम का गठन और ये विशेष टीम एडीजी इंटेलिजेंस के नेतृत्व में काम करेगी। 6 सदस्यीय टीम जो जांच करेगी तमाम सांप्रदायिक घटनाओं की। अप्रैल और मई में पिछले दिनों 3 जिलों में सांप्रदायिक घटनाएं एक के बाद एक सामने आई। उससे सवाल उठे कि आखिरकार कौन है जो सूबे की फिजाओं को खराब करने की कोशिश कर रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसी का पता लगाने के लिए क्या इसके पीछे कोई साजिश है या षड्यंत्र पूर्वक इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, इसी का पता लगाने के लिए ये टीम गठित की गई है। एडीजी इंटेलिजेंस के नेतृत्व में ये 6 सदस्यीय टीम है जो इन घटनाओं की जांच करेगी। इनके पीछे आखिरकार कौन है, किस तरीके से इन्हें अंजाम दिया गया, इन तमाम तथ्यों को देखेगी। 1 महीने में जांच करके पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी, सांप्रदायिक घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है? देखिए, लगातार राजस्थान में जो है पिछले 2 महीनों में एक के बाद एक सांप्रदायिक घटनाएं हुई है और उसके बाद उस पर लगातार सवाल उठे हैं। बीजेपी जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर रहा है। ऐसे में अब जो पुलिस मुख्यालय है, डीजीपी ML लठर है, उनके निर्देश के बाद, उनके आदेशों के बाद में एक 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। ये एडीजी इंटेलिजेंस जो बीजू जॉर्ज जोसेफ है, उनके सुपरविजन में ये जो टीम है करीब 1 महीने के अंदर एक जांच करेगी, जिसमें करौली में हुई सांप्रदायिक हिंसा, उसके बाद में फिर जोधपुर और उसके फिर बाद में भीलवाड़ा, लगातार बैक टू बैक 3 जिलों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बारे में जांच करेगी कि इसमें नफरत फैलाने वाले कोई साजिश है या फिर सुनियोजित तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया है। अब ये टीम करीब 1 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद डीजीपी को ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस दौरान देखा ही जाएगा कि इसके पीछे किसी प्रकार का षड्यंत्र जो है वो हुआ है या जो मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बाद ये घटनाएं हुई है। जी बिल्कुल विष्णु, एक कहीं ना कहीं इसे लेकर के लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी होती रही। मुख्यमंत्री ने पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री को चुनौती दी कि सेंटर को इसकी जांच करवानी चाहिए कि किस तरीके से देश में और राजस्थान में सांप्रदायिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, और उसके बाद बीजेपी इस पर हमलावर हुई। तो क्या इसे भी माना जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को चुनौती, और अब सरकार जो है वो ये पुख्ता कर लेना चाहती है कि आखिर इनके पीछे है कौन? देखिए, बिल्कुल इन्हीं लोगों को सामने निकालने के लिए, इन लोगों को ढूंढने के लिए ये टीम गठित की गई, क्योंकि पुलिस की जो एजेंसी है लोकल स्तर के ऊपर तो जांच की ही जा रही है। जो जिले की जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक स्पेशल तरीके से जिनके पास केवल जांच का ही काम रहेगा, ऐसे में एडीजी इंटेलिजेंस की टीम को इसमें लगाया गया है। उसके अलावा करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर के जो अन्य जो काबिल ऑफिसर्स हैं उनको भी इस टीम में लिया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें एसओजी के जो इसमें आईजी हैं राजेंद्र सिंह, उनको लिया गया है। सीआईडी क्राइम ब्रांच के हैं। एसओजी के गौरव यादव जो एसपी हैं उनको लिया गया है। इसके अलावा किशोर बुंटोलिया जो कि एसआईटी के चीफ थे करौली दंगों में, उनको भी इस टीम में शामिल किया गया है। जी बिल्कुल विष्णु, जिस तरीके से देखिए कि उन इलाकों में भी सांप्रदायिक घटनाएं सामने आई है हिंसा को लेकर के, जहां पर पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि जोधपुर जो खुद मुख्यमंत्री का इलाका है, जोधपुर में भी इस तरह की घटनाएं हुई। तो ये सवाल उठे कि आखिरकार क्या सरकार इन्हें रोक नहीं पा रही है, और एक दबाव इसी तरह से, और अब पुलिस चाहती है कि इन तथ्यों तक पूरा जाया जाए, इन घटनाओं के पीछे के जो महत्वपूर्ण तथ्य उनको सामने लाया जाए, और ये टीम कितने दिनों में इसकी जांच करके किस तरीके से अब सौंपेगी आगे, उस पर क्या एक्शन होगा? देखिए, ये टीम जो है करीब 1 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके बाद पुलिस मुख्यालय को ये जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी और यही जांच की जो रिपोर्ट है वो बाद में सरकार तक भी जाएगी। आपको मैं बता दूं कि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं इन सांप्रदायिक हिंसाओं के बाद में आरएसएस और भाजपा को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए जो बीजेपी है ध्रुवीकरण कर रही है वोटों का, और इसीलिए ये दंगे हिंसा भड़काई जा रही है। ये मुख्यमंत्री का यह भी आरोप था कि ये दंगे सुनियोजित है, आरएसएस और भाजपा इनको करा रही है। वहीं भाजपा का तर्क है कि तुष्टीकरण की नीति को अपनाने की वजह से ये सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। और आपको मैं बता दूं, करौली एक ऐसा जिला जहां पर आज से पहले कभी सांप्रदायिक हिंसा देखने को नहीं मिलती, लेकिन 2 मई को यहाँ पर जब हिंसा हुई, नव संवत्सर मनाया गया और उसके बाद वहां पे झगड़ा हुआ, कुछ समय बाद वो जो आग है वो
ठंड नहीं होती है। उसके बाद जोधपुर में एक जो है ईद के दिन सांप्रदायिक हिंसा जी। भड़कती है, और ऐसे में ये जो लाजमी था कि कोई जांच कमेटी गठित। बिल्कुल विष्णु, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, 1 महीने में ये कमेटी रिपोर्ट देगी और तमाम सांप्रदायिक घटनाओं की जांच करेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में 8 मई तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और आज सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक 4 घंटे की ढील दी जा रही है। इंटरनेट सेवाओं पर अभी प्रतिबंध बरकरार रहेगा। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी है। तो कल भी कर्फ्यू में ढील दी गई थी और आज उस ढील को बढ़ाया गया है। 4 घंटे की कुल मिलाकर की ढील रहेगी। सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक लोग अपने घरों से बाहर निकल करके जरूरी सामान खरीद सकेंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती और बड़ी जानकारी इस वक्त की। ये बड़ी खबर है, 8 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। शांति की राह पर सूर्य नगरी। हिंसा के शिकार शहर में अमन की पहल। पूरे देश के लिए। और अगर कोई रूमर होता है, अगर कोई लोग अफवाह फैलाते हैं, उस पर विश्वास ना करें। कोई भी बात हो, आप जो नियरेस्ट आपके पुलिस के या प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे आप पूछ लें, बट किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। प्रशासन की सख्ती, सियासत का खेल। राजस्थान की इमेज एक शांतिपूर्ण प्रदेश की थी, उसको एकदम अपराधों की राजधानी में बदल दिया, उसमें दंगों की राजधानी में बदल दिया। 2 मई की रात और 3 मई की सुबह को जोधपुर ने जो कुछ झेला, उस पर भले ही सियासत जारी हो, लेकिन इस हिंसा ने सभी को सीख दी है। सख्ती से हालात की मॉनिटरिंग की जा रही है, तो हालात नियंत्रण में होने के बाद आम लोगों को कुछ वक्त की छूट दी गई है। शांति से सभी सब्जी लेके गए हैं। एक साथ आने से सब्जी कोई ले जाना, किसी के हिसाब किताब में गड़बड़ होना, साथ में अपना सामान लेके रवाना हो जाना, पैसा नहीं देना, ऐसा होता है, परंतु एक भी इंसिडेंट ऐसी नहीं पाई गई। हिंसा के शिकार शहर में जब कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट मिली, तो लोग बाग न सिर्फ जरूरत के सामान खरीदते दिखे, बल्कि प्रशासन की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी। जबकि चंद दिन पहले हर किसी के पास प्रशासन को लेकर शिकायत थी। सामान मिला, किसी को परेशानी नहीं, सामान मार्केट के अंदर सामान आपको सबको मिला है, सब बराबर सामान लेके जा रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं। करौली और अलवर के बाद जब जोधपुर भी हिंसा में झुलसा, तो सीएम ने दोषियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए, जिसके बाद मंत्री स्तरीय कमेटी जोधपुर को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गई है। 2 घंटे के लिए जब कर्फ्यू खुला, बिल्कुल पीसफुल था, उसमें कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ और कोई भी इसमें वायलेंस या कोई कुछ नहीं हुआ। शांति बहाली के साथ ही प्रशासन हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेता दिखा, जिसका असर हिंसा प्रभावित शहर पर दिख रहा है। 211 लोगों का अरेस्ट हुआ था, उसमें कुछ 151 में हुए हैं, कुछ केसेस में हुए हैं और कुछ लोगों को बेल भी हुई है। उसमें लगभग 22-23 केसेस मुकदमे दर्ज हुए हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। प्रशासन ने जल्द कार्रवाई की, लेकिन सीएम के गृह नगर के कारण विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। साफ तौर पर सरकार की इंटेलिजेंस की कमजोरी, मुख्यमंत्री की अपीजमेंट की पॉलिसी, उसके कारण ये सारी चीजें हुई है। इसलिए उनको लगता है कि ये दंगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि दंगे में तो 2 पक्ष होते हैं, यहाँ तो केवल बलवा इसको कह सकते हैं। और उससे यदि मुख्यमंत्री इनकार करते हैं, तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री के नाते वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन शांति की पहल में भी शहर पीछे नहीं है और हर कोई इसके लिए कोशिश कर रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि जल्दी कोशिश फरमाकर आपस में मेल मोहब्बत के जज्बे को आगे बढ़ाकर, जैसे 2 दिन में हमने अमन का माहौल बनाया है, इसको कोशिश करके सच्चे दिल से मुकम्मल तौर पर इसको अमन के सांचे में ढालें। 2 मई की रात को क्या कुछ हुआ, इसकी जांच जारी है, लेकिन उस चंद घंटे की घटना ने सूर्य नगरी की अमन चैन वाली छवि को चोट तो पहुंचाई ही है।
लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि देसी और विदेशी पर्यटकों के दिल में बसने वाला शहर फिर से अपने रंग में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जोधपुर। जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि इंटरनेट सेवाओं पर अभी प्रतिबंध बरकरार रहेगा। आज जो है अब वो 4 घंटे की छूट दी जा रही है। एहतियात तमाम बरते जा रहे हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सीधा हम रंजन के पास चलेंगे। रंजन, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? जी, बताना चाहूंगा कि ये कर्फ्यू जो है बढ़ाया गया है और अब 8 तारीख तक इसे जारी रखा गया, मध्य रात्रि तक। और राहत भरी बात यह है कि जो विगत दिन, बीते दिन जो 2 घंटे की ढील थी, उसे 2 घंटे और बढ़ाया गया है और लगातार जो समय दिया गया है, तो अब एक दिन में 4 घंटे की 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक की जो छूट मिली है, उस 4 घंटे लगातार जो छूट है, एक काफी मायने रखने वाली छूट है। लोगों को इसमें अपनी काफी सहूलियत होगी और जो चीज बेसिक नीड्स से जुड़ी चीज है, उनकी जो दुकानें हैं, वो किराना है, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स की है, ये आज भी खुले रहेंगे। एक नया अपडेट जो दिया गया है, उसमें ऑप्टिकल्स की जो दुकानें हैं, जो चश्मे रिपेयरिंग या चश्मे बनाने की जो रिपेयर है, इसे भी आवश्यक सेवा में जोड़ा गया है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के अनुसार इसके बारे में उन्हें लगातार जानकारी मिली थी कि चश्मे को लेकर के लोगों की शिकायतें थी कि अगर टूट जाता है या खराब हो जाता है तो उससे किस तरीके से आवश्यक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो आज ऑप्टिकल्स की दुकानें भी खुली जाएगी, जो कर्फ्यू में रियायत दी गई है उस दौरान। और दूसरी ओर बात करें शांति बहाली के लिए, तो लगातार पुलिस जो है इस मामले में तत्परता बरते हुए है। 23 मामले अभी तक दर्ज होने की बात मूल रूप से सामने आई है। लगातार धरपकड़ भी जारी है, चिन्हित किया गया है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, जिसमें कि एक युवक के चाकू घोंपने की बात सामने आई थी, उसके अलावा एक युवक के जो टांग फ्रैक्चर करने की बात सामने आई थी, पुलिस से इस बारे में जानकारी जुटाई तो जो तथ्य मिले हैं उनके आधार पर पुलिस ने कहा है कि उन लोगों को डिटेन कर लिया गया है, पहचान कर लिया गया है और बड़ी जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा और इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल कर्फ्यू और बीते दिनों की अगर बात करें तो उपद्रव के बाद में लगातार शांति स्थापित की गई है। लोगों ने भी अपील की है, जिस तरीके से ढील मिलती है, लोग अपने आवश्यक सामान की पूर्ति के लिए जो बाहर निकले तो वो भी यही कोशिश में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी सामान लें। और कल एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने जोधपुर की जनता का आभार ज्ञापित किया और आभार इसलिए विशेष तौर पर ज्ञापित किया कि जो 2 घंटे की ढील थी, पुलिस को इस बात की कहीं न कहीं आशंका थी कि 10 बजे के बाद में कहीं लोग एक तरीके से ढिलाई नहीं बरते वापस अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए, और पुलिस ने सख्ती के साथ भी ये बात रंजन, और यही वजह है कि आज उस ढील को 4 घंटे तक के लिए किया गया है। जो कल 2 घंटे की ढील दी गई थी, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से रहा। जोधपुर के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और आज वही जो ढील है वो 4 घंटे की गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है और 37वें दिन भी सीएचए का धरना लगातार जारी है। जयपुर में शहीद स्मारक पर सीएचए डटे हुए हैं, महापंचायत की तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। 12 मई को महापंचायत का ऐलान किया गया है। 13 मई को चिंतन शिविर के घेराव का भी ऐलान किया गया है, जहां पर उदयपुर पहुंचेंगे सीएचए और वहां पर कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर का घेराव करेंगे। ये कोविड स्वास्थ्य सहायकों के नेताओं की ओर से कहा गया है। उनकी तरफ से कहना है कि वे महापंचायत करेंगे और तमाम जो नेता हैं उनको यहां पर इनवाइट कर रहे हैं। किसान नेताओं से भी उनकी बात चल रही है, अलग अलग पार्टियों के नेताओं से भी, और साथ ही साथ जो युवा नेता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के, उनसे भी वे बात कर रहे हैं। और अब बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित की गई एक बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव और मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महाविद्यालयों में ढांचागत सुविधाएं,
फैकल्टी और गुणवत्ता सरकार की प्राथमिकता है। महाविद्यालयों में स्कूटी वितरण कार्यक्रम 9 अगस्त को प्रस्तावित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कॉलेजों में भी प्रवेशोत्सव मनाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजकीय महाविद्यालयों में 1000 पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग सहमति दे चुका है और जून 2022 तक आरपीएससी की ओर से भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरीक्षण में पाई गई खामियों को आगामी सत्र से दूर करने और निर्देशों की पालना नहीं होने पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि आरआईएल ने शुक्रवार को बीते वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 22.5% से बढ़कर 16,203 करोड़ रुपए पर रहा है। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 13,227 करोड़ रुपए रहा था। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 18,549 करोड़ रुपए रहा था। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में कंपनी की आय 2.07 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि इसी वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में ये 1.85 लाख करोड़ रुपए रही थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम का शुद्ध लाभ मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही में करीब 24% से बढ़कर के 4,173 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में यह बात कही है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3,360 करोड़ रुपए था। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कोई करेगा नहीं। जितना भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जाता है उतने ही मजबूती से वो लोग बाग जो शासन में होता है उसका साथ देते हैं। दरअसल 17A CP वो कानून है जो ये निश्चित करता है कि आरोपी लोक सेवक के खिलाफ जांच से पहले सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है। जाहिर है अनुमति के घनचक्कर में जांच खो जाती है। तो क्या एसीबी और अन्य जांच एजेंसियां सरकार के हाथों की कठपुतली मात्र हैं और ऐसे मामलों में जांच के लिए पूरी तरह सरकारी आदेशों पर निर्भर हैं? बात छोटी लेकिन बड़ी मोटी है। इतनी ईमानदारी तो बची नहीं है कि जिस विभाग के अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा वो विभाग ही अधिकारी के खिलाफ जांच की अनुमति देगा। बस इसका फायदा सरकारी कर्मचारी अधिकारी जमकर उठा रहे हैं। इसमें यदि अपराध कारित होना पाया जाता है और एसीबी के अगर हाथ सेक्शन 17A से बंधे हुए हैं तो जनरल थाने पर एसीबी को चाहिए कि उसमें जनरल थाने पर उसमें रिपोर्ट दर्ज करवाए। एसीबी को खुद को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए एजेंसी बनाई गई है। दरअसल ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को फिजूल की परेशानी से बचाने के लिए केंद्र सरकार 17A CP कानून लेकर आई थी, लेकिन अब उसकी आड़ में भ्रष्ट अधिकारियों की पौ 12 हो गई है। ऊपर से नेताओं का संरक्षण, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात तो बेमानी ही लगती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएगी जिससे ईमानदार अधिकारियों पर आंच भी न आए और भ्रष्टाचारी भी न बच पाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से योगेश त्यागी की रिपोर्ट। नव संकल्प शिविर के बाद कांग्रेस में बदलाव। मिशन 2023 के लिए पार्टी की नई रणनीति। जल्द ही कांग्रेस की कार्यशैली बदली नजर आने वाली है, क्योंकि 13 मई से 15 मई के बीच में जिस नव संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है, उस शिविर में मिशन 2023 के लिए पुख्ता रणनीति तैयार की जाएगी। इस शिविर के बाद पार्टी में संगठन स्तर पर बड़े बदलाव किए जाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी अब बीजेपी की तर्ज पर माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम पर फोकस करेगी और बीजेपी के मंडल और पन्ना प्रमुख को मात देने के लिए सब ब्लॉक की रणनीति पर काम करेगी। आपको बता दें, इस वक्त कांग्रेस संगठन में हर विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक हैं।
पूरे प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस संगठन 400 ब्लॉक में विभाजित है। इस वक्त तक पूरे प्रदेश में करीब 52,000 मतदान केंद्र हैं। पार्टी के हर ब्लॉक पर औसतन 130 बूथों की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस अब हर ब्लॉक को 10 से 12 सब ब्लॉक में बांटने की तैयारी कर रही है। पूरे प्रदेश को कांग्रेस 4,000 सब ब्लॉक में बांटने पर विचार कर रही है। सब ब्लॉक बन जाने के बाद एक सब ब्लॉक के अधीन 12 से 13 बूथ होंगे। सब ब्लॉक होने से पार्टी को बूथ लेवल पर मैनेजमेंट में आसानी होगी। बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट समय की जरूरत है और बीजेपी के बाद कांग्रेस भी अब ये समझ चुकी है और इसी के मद्देनजर छोटे छोटे ब्लॉक बनाने की तैयारी की जा रही है। उदयपुर में होने जा रहे नव संकल्प शिविर में पहले इस पर चर्चा होगी और उसके बाद छोटे स्तर पर सब ब्लॉक गठित कर दिए जाएंगे। पार्टी को इससे दोहरा फायदा होगा। पहला फायदा यह कि इससे माइक्रो मैनेजमेंट मजबूत होगा और दूसरा ये कि निचले स्तर तक मजबूत टीम तैयार हो पाएगी। इतना ही नहीं, सब ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणियां होने से पार्टी संगठन